नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अमूर्त बीजगणित में ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के कुछ गुणधर्म थे जो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा काटने के निरसन नियम के बारे में बता चुका था कि अगर किसी चीज़ को काटते हैं, बाएं से या दाएं से हम किसी चीज़ को काट रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना होता है कि ये बाएं निरसन नियम से हमने इसको काटा है या फिर दाएं निरसन नियम से हमने इसको काटा है। इसके बाद ग्रुप की कुछ और वैकल्पिक अभिग्रहित कुछ परिभाषाएं दी हुई है। तो ये परिभाषा आपके पेज नंबर 46 पर बुक में दी हुई है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं इस ग्रुप थ्योरी की। तो उसमें ये लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखा है एक आरिक्त समुच्चय, एक आरिक्त समुच्चय G जिसमें द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप है, सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि वो दो पॉइंटों को फॉलो करता है। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एक तो ये है। सेकंड कंडीशन दी है फॉर ऑल ए कॉमा बी अवयव जी के लिए समीकरण है इसमें ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के हल जी में अद्वितीय है। तो जिस टाइप से हमने ग्रुप थ्योरी जब स्टार्ट की थी, ग्रुप की जो परिभाषा ली थी हमने, तो ग्रुप की परिभाषा में हम क्या बोलते थे कि मान लीजिए कोई समुच्चय है जी और उसमें कोई संक्रिया द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है और वो निम्न अभिग्रहितों को पूर्ण करता है। तो वो जो अभिग्रहित थे वो कौन कौन से थे? एक तो सहचार्य नियम होता था, तस्माक होता था, प्रतिलोम होता था, है ना। और अगर क्रम विनिमय नियम का और वो पालन कर रहा है तो हम उसे आवेली ग्रुप कह देते थे। लेकिन उन परिभाषाओं से हटकर अगर वो परिभाषा आप अप्लाई नहीं करते हैं तो ये परिभाषा भी ग्रुप की ही परिभाषा कहलाएगी। तो इस परिभाषा को हम एक बार पढ़ते हैं। एक आरिक्त समुच्चय जी जिसमें द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, ये तो वही है थ्योरी। ग्रुप कहलाएगा यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब है कि प्रतिबंध आवश्यक होना चाहिए और प्रतिबंध पर्याप्त होना चाहिए। यदि और केवल यदि का अर्थ क्या है? प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है और प्रतिबंध की पर्याप्तता क्या है, दोनों चीजें उसमें अप्लाई होनी चाहिए। प्रतिबंध की आवश्यकता का मतलब है कि इस चीज का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, और प्रतिबंध की पर्याप्तता का मतलब है केवल यही अनिवार्य है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए दो कंडीशन इसमें ग्रुप थ्योरी के लिए बताइए कि अगर आपको ग्रुप थ्योरी की वो वाली डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप इन दो से भी काम चला सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पहला दिया हुआ है सहचार्य नियम है। देखिए पहला जो सहचार्य नियम है ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी, ये कोष्टक से हम समझ जाते हैं कि ये सहचार्य नियम है। ए बी सी कोई नंबर होंगे। अगर सहचार्य नियम का पालन हो रहा है समुच्चय में स्टार संक्रिया के सापेक्ष तो ये पहली कंडीशन अप्लाई होगी। और दूसरी कंडीशन है ए और बी जी के लिए कोई समीकरण है, इन समीकरणों के जो हल निकल रहे हैं वो ग्रुप में अद्वितीय होने चाहिए, यानी उनका एक ही आंसर निकलना चाहिए। अगर वह अद्वितीय है, ये दो कंडीशन अगर उसमें अप्लाई होती है तो फिर हम डायरेक्टली उस समुच्चय को ग्रुप कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको तस्मक अवयव, प्रतिलोम, क्रम विनिमय नियम, जो भी नियम लगते थे हमारे ग्रुप थ्योरी में वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इन दो नियमों के आधार पर ही समुच्चय को क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये केवल डेफिनेशन की तरह आप लोगों को याद करना है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। केवल परिभाषाओं की जानकारी आपको रखनी है, क्योंकि आगे हम जो में पढ़ेंगे उसमें ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा।
तो वहाँ पर ग्रुप थ्योरी के लिए आपको तस्मक अवयव, प्रतिलोम ये निकालना नहीं होगा। आप केवल इन दो चीज़ों को संतुष्ट कर दें। अगर ये दो चीज़ें वहाँ संतुष्ट हो जाती हैं तो वो जो सेट होगा वो अपने आप ही ग्रुप कहलाएगा। सैचर नियम का पालन हो जाए उसमें और इन समीकरणों की वैल्यू निकले और इनके अद्वितीय मान हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो ये परिभाषा आपकी यहाँ बुक में दी हुई है। इससे रिलेटिव थ्योरम तो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम में। और पेज नंबर 48 पर भी एक थ्योरम दी हुई है, बाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। तो ये भी आप लोगों को बुक से पढ़नी है क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उसको करते हैं। हाँ, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, जो सेट हमने ले लिया उसमें कई सारे अवयव हैं, तो उसकी कोटि हम कैसे निकालेंगे और कोटि क्या होती है। इससे पहले भी कोटि पर हमने चर्चा की हुई है। वहां पर हमारा जो टॉपिक आया था वो आया था ग्रुप की कोटि किसको कहते हैं। वहां क्या आया था, ग्रुप की कोटि क्या थी। तो जैसे कोई हम ग्रुप ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये कोई ग्रुप ले लिया हमने। तो ग्रुप की कोटि की बात करें तो ग्रुप की कोटि को हम कैसे परिभाषित करते थे। ग्रुप की कोटि को हम ऐसे परिभाषित करते थे कि ग्रुप के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती थी। तो देखिए ये जैसे कोई ग्रुप है और ग्रुप के अंदर कितने अवयव मौजूद हैं, 3 अवयव मौजूद हैं। तो ग्रुप को हम क्या बोलते थे, इसकी कोटि कितनी होगी, 3 होगी। इस टाइप से हमने काफी सवाल और ग्रुप की कोटि को वहां पर बहुत अच्छे से परिभाषित किया था कि अवयवों की नंबरों की संख्या हम गिन लेते थे और जितने अवयवों की संख्या होती थी वो ग्रुप की कोटि कहलाती थी। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, यानी कोई अवयव है उसकी कोटि कितनी होगी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो उसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे कि माना ए अवयव है जी का, तब ए की कोटि n होगी यदि a टू दी पावर n इज इक्वल टू। देखिए मैंने एक सिंपल तरीके से कोटि की परिभाषा को यहाँ पर लिख दिया है, बुक से अलग लगभग मीनिंग एक ही निकलेगा। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है मैंने, माना a जो है वो ग्रुप का कोई अवयव है और a की जो कोटि है वो हमने क्या मान ली है, n मान ली है। तो a की जो कोटि है वो n कहलाएगी यदि उसके साथ में मैंने रीजन दिया कि a टू दी पावर n अगर किया जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, तस्मक अवयव के बराबर आनी चाहिए, e के बराबर आनी चाहिए। यदि a टू दी पावर n करने पर आपका तस्मक अवयव आता है, e आ जाता है या तस्मक अवयव आ जाता है, जैसे गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अवयव 1 होता है। अगर 1 आपका आंसर आ जाता है तस्मक अवयव, तो हम उस n को क्या कहेंगे, अवयव की कोटि कहेंगे। ठीक है, जैसे हम उदाहरण से थोड़ा इसको समझें कि मान लीजिए, फिर वही उदाहरण ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए मैंने एक ग्रुप लिया, ग्रुप है हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमने एक ग्रुप ले लिया। तो ग्रुप ले लिया है, सबसे पहले बात करें ग्रुप की कोटि क्या है। तो ग्रुप की कोटि यहाँ हमें नजर आ रही है 3 है ग्रुप की कोटि, क्योंकि हमारे पास कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो ये ग्रुप की कोटि कहलाएगी 3। अब बात करते हैं कि ग्रुप के अंदर जो अवयव हैं, ग्रुप के अंदर कितने अवयव है, 3 अवयव है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इनकी कोटि क्या होगी,
ग्रुप के अवयवों की कोटि क्या होगी। तो सीधी सी बात है, 3 अवयव हैं तो तीनों की कोटि अलग अलग निकलेगी। सबसे पहली बात तो कोटि निकालेंगे कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक अवयव ले लिया 1, इसका एक अवयव ले लेता हूं मैं 1, और परिभाषा पर चलता हूं कि a जो है यानी 1 जो है, a की जगह पर हमने 1 ले रखा है, a g का अवयव है तो 1 भी हमारा g का अवयव ग्रुप में से लिया है, तब a की कोटि n होगी। n यदि a टू द पावर n बराबर 1, इसका कहने का मतलब है मैं 1 पर इतनी पावर रखूं, इतनी पावर में उसके ऊपर चढ़ाऊं कि उसका उतनी बार गुणा करने पर e प्राप्त हो, यानी कि तस्मक अवयव हमें प्राप्त हो। और ये जो n हम ले रहे हैं, इसमें कंडीशन है n जो हम ले रहे हैं ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटा मान ये n का होना चाहिए, बड़ा नहीं लेना है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, ये मान लीजिए मैंने कोई अवयव ले लिया 1, तो मैं इसकी पावर कितनी लिखूं कि मेरा आंसर दशमक अवयव आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। ये इसको अप्लाई कर 1 की पावर में कितनी लूं, यहां पर n का मान जो है मैं कितना लिखूं कि उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर मेरा दशमक अवयव आ जाए, यानी 1 आ जाए। और जो n का मान है वो सबसे छोटा मान होना चाहिए, बड़ा नहीं रखेंगे आप। तो देखिए अगर मैं यहां पर 2 लूं तो 1 का 2 बार गुणा करने पर भी 1 आता है, 1 का 3 बार गुणा करने पर भी 1 आएगा, 5 बार गुणा करने पर भी 1 आएगा। लेकिन मैं परिभाषा में क्या बोल रहा हूं, ये जो n है वो सबसे छोटा नंबर रहेगा। तो सबसे छोटा नंबर तो 1 रहेगा। 1 का अगर मैं 1 बार भी गुणा करता हूं तो कितना प्राप्त होगा, मेरे को 1 प्राप्त होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप के अवयव 1 की जो कोटि है वो मुझे कितनी प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि n जो नंबर है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कि किसी अवयव की कोटि कैसे निकाली जाए। तो यहाँ देखिए 1 की पावर जब मैं 1 करता हूँ तो आंसर आता है 1। परिभाषा के अकॉर्डिंग a टू द पावर n इज इक्वल टू e, यानी 1 का इतनी बार गुणा करना है कि दशमक अवयव आना है। और जो n है वो अपना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जैसे अब दूसरा अवयव लेते हैं हम ओमेगा, या मैं दूसरा अवयव ले रहा हूं ओमेगा। अब वही क्वेश्चन वापस उठता है कि ओमेगा की पावर हम कितनी लगाएं कि हमारे पास दशमक अवयव प्राप्त हो जाए। तो देखिए यह लिखा हुआ है ओमेगा, और हम ओमेगा का एक रूल जानते हैं कि ओमेगा क्यूब अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। तो देखिए ओमेगा की पावर में कितनी लिख दूं, या अगर मैं ओमेगा की पावर क्यूब लिख देता हूं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये इस चीज को फॉलो करता है। देखिए a टू द पावर n, यानी ओमेगा की पावर मैंने क्यूब लिख दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, इसका मान 1 होता है, यानी कि दशमक अवयव प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की जो कोटि है, ओमेगा की कोटि हमें कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। और जो 1 की कोटि है वो हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 1 प्राप्त हुई थी। अब बात यह है कि देखिए ओमेगा की पावर अगर मैं 6 करता हूं, ओमेगा की पावर कितनी करता हूं, 6 करता हूं, तो भी मुझे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 प्राप्त होगी। देखिए ओमेगा क्यूब, ठीक है, और उसके पावर अपन 2 कर सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब की पावर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी ओमेगा 6 की भी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। लेकिन तो फिर यह सवाल ये उठता है कि ये जो अवयव मैंने ओमेगा लिया है इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि 3 हुई या फिर 6 हुई, या फिर आगे ओमेगा 9 की वैल्यू, ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू भी 1 होगी तो 9 होगी या 12 होगी। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि जो n है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 3 है, जिसमें वैल्यू दशमक अवयव को के मान को वो ग्रहण कर रहा है, 1 आ रहा है आंसर। तो इसकी कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ना कि 6। इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं और अगला जो अवयव है ओमेगा स्क्वायर उसको लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए
अब मैं इसका अवयव ले रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने ले लिया ओमेगा स्क्वायर, तो ये खुद ही एक अवयव है, ये ओमेगा स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी पावर कितनी बनाऊं, यहाँ पर n की वैल्यू में कितनी लिखूं कि इसका जो मान है तस्मक अवयव है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए, ये परिभाषा है हमारी। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर 2 ले लूं तो ये ओमेगा की पावर 4 बनेगी। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख पाएंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा, लेकिन 1 ओमेगा हमारे पास बचा रहेगा। तो 1 तो नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो फिर हम यहाँ हटा लेते हैं 2, 3 करके देखते हैं। ओमेगा की पावर मैंने कितनी कर दी, यहाँ में 3 कर दी। तो देखिए जरा, जैसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करता हूँ, कोष्टक की घातें गुणा होती हैं, तो ये ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा, है ना, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। और ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो हमने स्टार्टिंग ली थी पहले 1 से हमारा काम नहीं चला था, n का मान हमने 1 लिया था, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं हो सकता। फिर हमने 2 लेकर देखा तो वो ओमेगा की पावर 4 बना था, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू 1 नहीं होती है। फिर हमने क्यूब करके देखा तो ये 3 to the 6 बन गई है, लेकिन ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि n की वैल्यू 3 रखने पर हमें जो ओमेगा का मान है कि जो पावर 6 है उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई, यानी कि हमारे पास तस्मक अवयव प्राप्त हो चुका है। कितना रखने पर, n की वैल्यू 3 रखने पर। तो n की वैल्यू 3 रखने पर हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की फिर ये कोटि है, तो हम क्या बोलेंगे, कोटि कितनी आई है, इसकी कोटि 3 आई, यानी ओमेगा स्क्वायर का 3 बार गुणा करने पर हमारे पास तस्मक अवयव प्राप्त हो रहा है, तो वही उसकी कोटि कहलाएगी। तो यह मैं आशा करता हूं कि कोटि के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसकी कोटि क्या है और उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। एक ग्रुप और लेते हैं, एक ग्रुप और ले लेता हूं मैं, उससे आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ग्रुप की कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि क्या हो। मान लीजिए मैं एक ग्रुप और ले रहा हूं, ये कोई मैंने ग्रुप ले लिया, ग्रुप में एलिमेंट्स हैं 1, -1, i और -i। ये मैंने एक ग्रुप ले लिया जिसमें 4 अवयव हैं, और 4 अवयव हैं। गणा संक्रिया के सापेक्ष हम देखते हैं कि इन अवयवों की कोटि जो है वो कितनी हो। देखिए सबसे पहला अवयव लिया मैंने 1, तो 1 की पावर n में कितना लिखूं कि आंसर 1 आ जाए, तो n की वैल्यू में कितनी रख दूं, 1 ही रख दूं, तो 1 का 1 बार गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1। n का मान जो हमें लेना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है, सबसे छोटा मान लेना है n का, तो 1 रखने पर 1 आ गया, यानी कि इसकी कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई। मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद हम अगला अवयव ले रहे हैं, अगला अवयव लिया हमने -1, ठीक है। अगला अवयव हमने क्या ले लिया, -1। तो -1 का हम कितनी बार गुणा करें, यानी n का मान -1 के ऊपर कितना रखें कि हमारे पास तस्मक अवयव प्राप्त हो, यानी कि 1 प्राप्त हो। तो जैसे मैं -1 की पावर 1 लिखता हूं तो आंसर -1 ही आएगा, तो 1 से तो काम नहीं चला। अब हम घात को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक साथ नहीं बढ़ाई जाती, 2 बढ़ाते हैं। तो -1 का जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, तस्मक अवयव आएगा, यानी कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर गया। अवयव हमारे पास -1 था, n की पावर मैंने 2 रखी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो n सबसे न्यूनतम मान है अभी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो -1 की कोटि कितनी हो गई, 2। ये मैं राउंड करके यहाँ लिख देता हूँ, -1 की कोटि कितनी हो गई, 2। तीसरा अवयव ले रहे हैं हम i, ये मैंने i ले लिया, ठीक है। अब मैं i की पावर कितनी बनाऊंगी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 आए। तो आप लोग ये चीजें जानते हैं कि i स्क्वायर का जो मान है वो कितना होता है, -1 होता है। i स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही मैं i पे स्क्वायर करता हूँ उसका मान कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए, तो मैं स्क्वायर हटाऊं। अब यहाँ i क्यूब का मान हम निकाल के देखते हैं कि i क्यूब का मान कितना आएगा। तो i क्यूब को हम ऐसा लिख पाएंगे, i स्क्वायर डॉट i स्क्वायर तो माइनस है, और i, तो i क्यूब का मान तो -i आया है, 1 नहीं आया है। आगे चलते हैं, i टू दी पावर 4 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। i टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर डॉट i स्क्वायर।
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 गुणा -1 और -1 मिलके कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आई का हम कितनी बार गुणा करने पर 1 ला पा रहे हैं, 4 बार गुणा करने पर हमारा आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और जो न्यूनतम मान है इनका वो कितना है 4 है। तो ये जो आई की जो कोटि होगी वो कितनी प्राप्त होगी, हमें 4 प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा लॉजिक है, उसी के बेस पर हम इनके आंसर निकाल रहे हैं। एक लास्ट और रह गया है हमारे पास, एक लास्ट रह गया है -1 को और देख लेते हैं। माइनस आई की पावर हम कितना लिखें कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए। तो देखिए -i का मान अगर हम 2 बार लें तो ये क्या आएगा, -i इंटू -i आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आई स्क्वायर तो माइनस का 1 होता है, तो ये तो प्लस का 1 नहीं आया 2 बार रखने पर, तो हम 2 तो यहाँ से हटा देते। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 3 बार। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, -i गुणा -i है ना, आई और आई का गुणा करते हैं तो ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा, काई का पॉजिटिव बनेगा, गुणा -i, ये आई स्क्वायर फिर कितना होता है -1 होता है, -1 गुणा -i, तो ये मिलके बना आई। ये 1 तो नहीं आया, ये तो आई आके रह गया। इसका मतलब है कि 3 भी नहीं है यहाँ पर। आगे नंबर बढ़ाते हैं हम, 4 बार करते हैं। तो मैं यहाँ पर आई का कितनी बार गुणा कर दूं, 4 बार गुणा कर दूं। 4 बार का मतलब है कि आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर कर दूं। आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई स्क्वायर का मान फिर से -1, तो -1 और -1 का गुणा होने पर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें पता चल गया कि +1 आंसर कब आएगा, जब -1 आई की पावर आप कितना लिखोगे, यहाँ पर 4 लिखोगे। इसका मतलब है कि ये फिर वापस an इसको फॉलो करता है। इसका मतलब है n का मान कितना है 4, यानी -i की जो कोटि है वो हमें कितनी प्राप्त होगी, 4 प्राप्त। तो यहाँ बड़े आराम से मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि ग्रुप की कोटि क्या होती है, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, और उन अवयवों की कोटि क्या होती है, उन अवयवों पे इतनी घात मिनिमम चढ़ा दी जाए कि उसका जो मान है a⁴n की जो वैल्यू है वो e के इक्वल आए, यानी कि 10वां अवयव आए, तो वो ग्रुप के अवयव की कोटि कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है, उसे कैसे प्रूव करेंगे हम, ये डिस्कस करते हैं। थ्योरम देखते हैं, थ्योरम क्या है। थ्योरम है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझें। फिर में है हमारे पास, यदि ए अवयव जी स्टार और ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू n है, तथा m एक अऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो a की पावर m इजिकल टू e, यदि और केवल यदि और केवल यदि m n का गुणन हो, अर्थात m बराबर n की। देखिए ये प्रमेय दी हुई है हमें और इसे हमें प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले इस प्रमेय के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को समझना होगा, तब जाके ये प्रमेय प्रूफ होगी और आपको सही तरीके से समझ में आएगी और याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो एक बार प्रमेय के कथन को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। प्रमेय का जो कथन दिया हुआ है वो दिया है, यदि ए अवयव है जी स्टार, यानी कि ए किसी ग्रुप का अवयव है और उसमें जो संक्रिया परिभाषित है वो स्टार संक्रिया परिभाषित है। ठीक है, दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू n दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ इसको लिखने का तरीका होता है, ये ऑर्डर ऑफ ए पढ़ते हैं इसे, इजिकल टू कितना लिखा हुआ है n,
इसका मतलब वही है जो a टू द पावर n इजिकल टू e का मतलब है। ये भी वही है कि a का जो ऑर्डर है वो कितना है n, और साथ में क्या वैल्यू लाता है, दशमक अवयव लाता है। तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जो अवयव g का जो अवयव है हमारे पास a, उसकी जो कोटि है, उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, n है। यहां तक आपके समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, a कोई अवयव है g का और उसमें संक्रिया क्या परिभाषित है, स्टार, और दूसरा जो g का जो अवयव हमने लिया है a, उसकी जो कोटि है वो कितनी है, n है। कोटि के बारे में आपको अभी मैं बता चुका हूं कि किसी ग्रुप के अवयव की कोटि क्या कहलाती है, a टू द पावर n इजिकल टू e। उसी आधार पर लिखा है कि a की जो कोटि है वो कितनी है, n है। यानी a का n बार संक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, e प्राप्त। आगे तथा, अब यहां से एक नई स्टेप चालू हो रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से समझें। तथा m एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। m एक दूसरी कोई पूर्णांक संख्या ले ली है उन्होंने, और अगर a की पावर m करते हैं तो उसकी भी वैल्यू कितनी आती है, e आती है, ठीक है। जैसे a की कोटि कितनी थी, n थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n इजिकल टू e। उसी आधार पर क्या लिखा है, m एक पूर्णांक और है, अलग से कोई पूर्णांक है, और a की पावर अगर हम m करते हैं तो आंसर कितना निकल के आता है, e निकल के आता है, दशमक अवयव निकल के आता है। तो यदि और केवल यदि, ये कब संभव है, कब संभव है ये, जब m n का कोई गुणन हो, यानी n का भाग m में पूरा पूरा चल जाए, और भाग जाने को हम क्या बोलते हैं, m इजिकल टू n क्यूब। यहां इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि m के नीचे मैं n ले आऊं और q को यहां लिख दूं। इसका मतलब है कि n का भाग m में देंगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई भागफल आ जाएगा। जैसे 4 में मैं 2 का भाग दूं तो कितना आंसर आएगा, 2। तो मैंने उसी फॉर्म में जमा दिया, यानी n का भाग m में पूरा पूरा जा रहा है और भागफल क्या आ रहा है, q आ रहा है। जैसे हमारा 4 में 2 का भाग देने पर 2 आ गया, तो इसका मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग चला गया। अगर ये पूरा भाग नहीं जाता तो हम इसमें क्या और जोड़ते, शेषफल और जोड़ते, r और जोड़ते, कोई ना कोई शेषफल बचता। लेकिन भाग पूरा पूरा चला गया है तो केवल भागफल आया है, शेषफल कितना रहा है, 0, ठीक है। अब प्रमेय में समझने वाली बात यह है कि चर्चा कर रहे थे m की, n की, और एक बीच में m पूर्णांक और आ गया। तो इस चीज को थोड़ा समझने के लिए आप यहां गौर करें। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ओमेगा की पावर, अभी ओमेगा मैंने एक ग्रुप लिया था, उसका कोई अवयव था ओमेगा। अगर मैं ओमेगा की पावर 3 करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओमेगा की पावर में क्यूब करता हूं तो कितनी आती है, 1। यानी ये जो क्यूब है वो कितना है, n है, मैंने n मान लिया। ये जो 3 लिया है मैंने वो कितना है, n है। ओमेगा का n बार गुणा करने पर दशमक अवयव 1 आ रहा है, यानी 3 बार गुणा करने पर दशमक अवयव 1 आ रहा है। तो क्या ओमेगा की पावर 6 कर दूंगा तो क्या 1 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अगर ओमेगा की पावर में 6 कर देता हूं तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा समझें, ये तो क्यूब था और इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, n। क्यों लिख दी, क्योंकि 3 वह न्यूनतम पूर्णांक संख्या है जिसमें ओमेगा का 3 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो 3 है वो ओमेगा के लिए कोटि है। कोटि क्यों है, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है जो वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। जबकि 3 से बड़ा 6 भी है जो वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इस 6 को मैं क्या नाम दे देता हूं, m नाम दे देता हूं। यानी ओमेगा क्यूब करते हैं तो भी 1 आता है, ओमेगा 6 करते हैं तो भी 1 आता है। उसी तरह जैसे a की कोटि n भी है और m भी, देखिए a टू द पावर m करते हैं तो भी कितना आ रहा है, e आ रहा है, ठीक है। मैंने उदाहरण ले लिया। अब आगे समझें, लिखा है यदि और केवल यदि m जो है n का गुणज हो, यानी कि n का भाग m में पूरा पूरा चल जाए। तो देखो 3 का भाग 6 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6। तो यही बताना था कि n का जो भाग है वो m में पूरा पूरा जा रहा है। तो ये कब संभव है, तभी संभव है जब n का भाग m में पूरा पूरा चल जाए, तभी a टू द पावर m इजिकल टू e है। जैसे ये 6 है, अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूं तो a टू द पावर 5 ले लूं तो
ना तो इसका मान 1 होगा, मान लीजिए 1 हो भी जाएगा तो ये 3 वैसे तो होगा नहीं, 3 का भाग भी 5 में नहीं जाएगा। तो ये तो कब संभव है, a टू दी पावर n इजिकल टू तो e होता है, a टू दी पावर m इजिकल टू e कब होगा, जब n का भाग m में लग जाएगा, यानी ये इसी के गुणनखंड आते जाएंगे। अब देखिए a की ओमेगा की पावर अगर मैं 6 की जगह पे 7 कर दूं तो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 3 का भाग भी नहीं लगेगा उसमें। 8 कर दूं तो नहीं लगेगा, 9 करने पर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 9 करने पर 1 आ गया, 3 का भाग लग रहा है क्या, ये 3 का भाग देखिए ये m बन गया और 3 का भाग 9 में लग रहा है तो 3 3 9, यानी कि n ये तभी संभव है, ये कंडीशन तभी संभव है कब, जब m जो है n का गुणज हो, यानी n का भाग m में पूरा पूरा चला जाए। पहली चीज तो ये तो थ्योरम समझ में आ गई होगी आपको कि करना क्या है। अब यहां पर लिखा है यदि और केवल यदि, इसका अर्थ मैं कल भी बता चुका था। इसका अर्थ था प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है और प्रतिबंध की पर्याप्तता क्या है। आवश्यकता मतलब यह आवश्यक है और पर्याप्तता के मतलब होता है केवल यही पर्याप्त था हमारे लिए, इससे ही प्रमेय हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रमेय को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे प्रमेय में, ये हम इसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और पहली हेडिंग डाल रहे हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता। तो सबसे पहले प्रतिबंध की आवश्यकता में आप देखिए हमें जो लिखा है हम उसी को मान लेते हैं कि माना a टू दी पावर जो m है उसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, a टू दी पावर m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, e प्राप्त हो रही है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाएं यहां पर, क्योंकि मैं इतनी चीज समझा चुका हूं। m का मान n से तो बड़ा है, m का मान जो है वो n से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। छोटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n वह प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि a टू दी पावर n जिसका ऑर्डर ही n है, यानी a टू दी पावर n इजिकल टू e, n सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा जब n है और आप उसमें m शामिल करना चाह रहे हैं तो m n से बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा होगा। जैसे 6 मैंने उदाहरण दिया ना, तो 6 3 से तो बड़ा ही है, या तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो m का मान n से या तो बड़ा है या बराबर। अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि a टू दी पावर n इजिकल टू e है ना, ये कंडीशन है, और m अगर n के बराबर है, या देखिए दो कंडीशन बन रही, या तो m n से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अगर m n के बराबर है तो हम n की जगह पर m रख पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a टू दी पावर m इजिकल टू e बन जाएगा। तो ये चीज तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। m का मान क्या है, n से या तो बड़ा है या बराबर है, और a टू दी पावर n इजिकल टू e है। क्यों है, क्योंकि ये हमको दिया है सवाल में, देखिए ऑर्डर ऑफ a इजिकल टू n दिया है, ये दिया है ऑर्डर ऑफ a इजिकल टू n, तो उसके आधार पर मैंने क्या लिख दिया, a टू दी पावर n इजिकल टू e। अब हम मान रहे हैं कि m जो है वो n के बराबर है। अगर m n के बराबर है तो n की जगह पर m लिखा जा सकता है, n की जगह पर मैंने क्या कर दिया, m लिख दिया। तो ये क्या बन गया, a टू दी पावर m इजिकल टू e बन गया। ठीक है, इतना आगे समझ में। उसके बाद अभी एक कंडीशन अप्लाई हुई है, दूसरी कंडीशन अभी बाकी है। देखिए m का मान मैंने बराबर तो प्रूव कर दिया, अब बड़ा प्रूव करेंगे। अगर m का मान n से बड़ा है तो फिर प्रक्रिया क्या लागू होगी उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा हम साफ कर लें, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो m का मान बराबर के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं, है ना, m का मान जो बराबर था उसके लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं। अगर m n के बराबर है तो a टू दी पावर m इजिकल टू क्या हो जाएगा, e। अब आगे यदि m का जो मान है वो n से बड़ा है, यदि m का मान n से बड़ा है तो q व r ऐसे पूर्णांक होंगे, ऐसे पूर्णांक होंगे कि, अब देखिए जरा थोड़ा ध्यान देना। देखिए अगर m का मान n से बड़ा है
तो n का भाग m में हम देंगे, समझ में आया? n का भाग m में हम देंगे क्योंकि बड़ा मान है। अब ये हो सकता है कि जब हम n का भाग m में दे रहे हैं तो सीधी सी बात है भागफल आएगा और शेषफल आएगा। क्या आएगा? या तो भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। ये कंडीशन और रहेगी कि शेषफल कितना आएगा। तो अभी हमने उसको प्रेजेंट किससे कर दिया? भागफल को तो q से प्रेजेंट कर दिया है और शेषफल को किससे प्रेजेंट कर दिया है? r से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर किसी फॉर्म में लिखें, जैसे देखिए इधर मैं m में मैं किसका भाग दे रहा हूं? n का भाग दे रहा हूं, तो हमारे पास क्या आएगा मिलकर? हमारे पास एक तो भागफल आएगा प्लस क्या आएगा? एक शेषफल भी आएगा, है ना? प्लस शेषफल भी आएगा। तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाने का जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा? m = n³ + r, ये तरीका होगा। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उसी ट्रिक से मैंने इसको जमा दिया। ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए m में हम भाग दे रहे हैं n का, और कितनी बार भाग जा रहा है? q बार भाग जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी नंबर आ रहा होगा तो शेषफल कितना बच रहा है? r बच रहा है। तो हमने इसी आधार पर लिखवा दिया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो m = n³ + r। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे a की पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको a की पावर में ले लूं m को, और इस पूरे टर्म्स को भी a की पावर में ले लिया n³ + r, यानी दोनों पर ही पावर मैंने किसके ऊपर ले ली? a के ऊपर ले ली। और जो r है उसके बारे में हम लिख देते हैं ये r क्या चीज है। देखिए यहां मैंने r के लिए जो कंडीशन लिखी है वो क्या लिखी है कि r का जो मान है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यहां देखिए मैंने भाग दिया r, तो या तो ये शेषफल 0 होगा यानी कि पूरा भाग चला गया होगा, या फिर कुछ शेष बच गया होगा। मान लीजिए 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, तो वो 0 से तो बड़ा है। तो मैंने r के लिए लिख दिया कि या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, परंतु n से तो छोटा होगा। ये देखिए यहां पर हम उदाहरण से थोड़ा सा समझें कि मान लीजिए मैं 6 में भाग दे रहा हूं 2 का नहीं, मैं ले लेता हूं थोड़ा यहाँ नंबर बड़ा ले लेता हूं 7, और यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूं उसमें 2 का। तो देखिए 7 में जब हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 दिया 6, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि 0 से तो बड़ा है। तो देखिए 0 से बड़ा हो गया। और बराबर कैसे आ सकता है? मान लीजिए 7 की जगह पर मैं 6 ले लूं, तो 2 दिया 6 से शेषफल कितना बचेगा? 0। तो r का मान 0 से तो बराबर या बड़ा रहेगा, n से छोटा रहेगा। तो देखिए शेषफल यहाँ कितना आया है? 1 है, और n का मान कितना है? 2। तो देखिए 1 हमेशा 2 से छोटा रहेगा। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। इसी आधार पर r को n से छोटा बताया गया है। क्लियर है? चलिए, तो m बराबर क्या आ गया था? n³ + r आ गया था, और उसे हमने किस में अप्लाई कर दिया? a की पावर में मैंने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा ऊपर का जो सिस्टम है इसको मिटा देता हूं ताकि हम प्रमेय को ठीक तरीके से प्रूव कर सकें, आगे लिख सकें। तो अभी हमारे पास क्या चल रही है? प्रतिबंध की आवश्यकता चल रही है। तो देखिए क्या चल रही है हमारे पास? प्रतिबंध की आवश्यकता। तो प्रतिबंध की आवश्यकता में हम क्या लिख चुके हैं अभी तक? यदि m का मान n के बराबर है, ये तो प्रूव कर चुके। क्या क्या दिया था पहले हम लिख देते हैं। a⁴m = e दिया था, माना था हमने, ये माना है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ n = e हमें दिया है, और m का जो मान है n से बड़ा है या बराबर है। m का मान अगर n के बराबर है तो a⁴m = e स्वतः ही पूर्ण हो जाता है, सही हो जाता है। यदि m का मान n से बड़ा है तो हम इसको कैसे जमा पा रहे हैं? n³ + r की फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं, जहां r के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो n से छोटा है परंतु 0 से बड़ा या बराबर है।
ठीक है, अब इसे हमने a की पावर में सेट कर दिया था। ठीक है, इतना हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब कर चुके हैं तो गुणा में जो बातें होती हैं वो जुड़ती हैं, तो इनको फिर हम अलग अलग कर लेते हैं। देखो a टू दी पावर m की वैल्यू तो हमारे पास e है, तो इसकी जगह पर तो मैं e लिख देता हूँ a। अब इसको मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक तो n क्यू डॉट a टू दी पावर r, इसके ऐसे मैं टुकड़े कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, देखिए a टू दी पावर n और उसकी पावर में क्या कर दूं, q कर दूं, और इधर a टू दी पावर r जो हमारे पास चल रहा है उसको हम वैसा का वैसा चलने देते हैं। दूसरा स्टेप e इक्वल टू, यहाँ देखें a टू दी पावर n है, a टू दी पावर n की वैल्यू क्या है, e है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n कितना दे रखा है, e दे रखा है, तो ये e की पावर क्या कर दिया हमने, q कर दिया, डॉट a टू दी पावर हमारे पास क्या चल रहा है, r चल रहा है, इक्वल e इक्वल टू, देखिए e की पावर q है, तो तत्समक अवयव की पावर चाहे कितनी भी हो तत्समक अवयव ही आता है, यानी e आता है, और e का मल्टीप्लाई जब नंबर में हो जाएगा तो नंबर ही आएगा, तत्समक अवयव की वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है यहां तक, तो यहां देखिए e इक्वल टू क्या आ गया, ar आ गया। ठीक है इतना, अब आगे देखिए, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, a की पावर में लिखा, जो जोड़ में थी गुणा में थी उनके दो टुकड़े कर दिए, एन क्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और a टू दी पावर n की वैल्यू e थी तो e जमा दिया। तस्मक अवयव पर कितनी भी घात हो वो तस्मक अवयव भी होता है, और अवयव से गुणा होने पर उसका मान अवयव ही आ जाता है। अब हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना है, n है, यानी a टू दी पावर n इक्वल टू कितना है हमारे पास, e दिया है, जहां n क्या कहलाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या, n सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा। अब देखिए हमारे पास जो नंबर आया है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं a टू दी पावर r इक्वल टू e, ऐसा लिख दिया, a टू दी पावर r इक्वल टू e। इस चीज को थोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है कि a की पावर r जो कर रहे हैं वो e कर रहे हैं, लेकिन यहां तो हम r को n से छोटा बता चुके हैं, तो क्या ये संभव है क्या ये चीज संभव है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये चीज संभव क्यों नहीं है, क्योंकि a टू दी पावर n इक्वल टू e है, मैं पहले ही बता चुका हूं, n वह सबसे छोटा नंबर है कि a की पावर n रखने पर e आएगा, इससे छोटा कुछ भी नहीं। तो फिर r जो n से छोटा है, आप कैसे कह सकते हैं कि r रखने पर इसकी वैल्यू e आ रही है, नहीं आ सकती, क्योंकि r वो छोटा नंबर है ही नहीं। सबसे छोटा कौन था, n था, n से छोटा हो ही नहीं सकता है, लेकिन r को हम यहाँ n से छोटा बता चुके हैं, तो a की पावर r इक्वल टू e कैसे संभव है, नहीं है संभव। कब संभव है, एक ही कंडीशन में संभव है, जब ये r का जो मान है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्यों, r का मान 0 हो जाएगा तो a की पावर 0 हो जाएगी, a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे, तब जो r है वो कितना है हमारे पास, r कितना है, 0 है। तो देखिए ये चीज आ गई होगी समझ में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, a टू दी पावर r इक्वल टू e हमारा आंसर आया। तो क्या a टू दी पावर r इक्वल टू e जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो सही लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि a की पावर n इक्वल टू e है, n से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी घात e के बराबर लाए, और यहाँ r जो है वो n से छोटा था, तो आप r की पावर पे लिख ही नहीं सकते। कब संभव है, जब r का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने r का मान कितना कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगर r का मान 0 हो चुका है तो हमारा जो कंडीशन लिखी आ रही थी, ये हमारी कंडीशन थी, देखिए m इक्वल टू n क्यू प्लस r लिखी आ रही थी, और r का मान 0 हो चुका है, r का मान 0 हो चुका है, तो फिर बचा क्या, m बराबर n क्यू बचा, r का मान 0 हो गया, तो r का मान 0 हो गया तो ये बचा, और n का अगर मैं भाग दे दूं इसमें तो हमारे पास भागफल क्या निकल के आएगा, क्यों निकल के आएगा। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, इस लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि n का भाग m में पूरा पूरा जा रहा है, और भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, q प्राप्त हो रहा है, शेष फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। यानी हमारी वो कंडीशन अप्लाई हो गई क्या, कि m n का गुणन है, यानी पूरा पूरा भाग जाता है, शेष फल कितना आता है, 0। तो ये डिस्कस हो चुका, n का भाग m में पूरा जा रहा है, शेष फल नहीं बच रहा है, और q हमारा
आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज को हम प्रूव कर चुके हैं। इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं हम, m n का गुणज। m जो है वो क्या है, n का गुणज। ठीक है, अब हमारी दूसरी चीज हम अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया आपको प्रमेय में कि इसमें क्या लिखा होना चाहिए, यदि और केवल यदि अगर लिखा है तो आवश्यकता और पर्याप्तता दोनों चीज चलेगी। तो यह आवश्यकता कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पर्याप्तता के लिए डिस्कस करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं प्रतिबंध की पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब होता है एक तरीके से विलोम, यानी प्रमेय का लगभग हमें विलोम लिखना रहता है। प्रमेय का लगभग हमें विलोम लिखना रहता है। तो अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए, तो अब हम लिख रहे हैं m इजिकल टू एन क्यू, जो अभी अभी हमने प्रूव कर दिया। m इजिकल टू क्या प्रूव कर दिया, एन क्यू प्रूव किया था। r की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इसे हम m की पावर में लगा देते हैं। ये मैंने m की पावर में जमा दिया। a टू दी पावर m, इसको फिर वही a टू दी पावर n लिख देते हैं, और घात क्या लिख देते थे, q लिख देते थे। a टू दी पावर n की वैल्यू कितनी थी, e थी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n कितना होता था, ऑर्डर ऑफ a कितना होता था, e होता था। e की पावर कितना बनेगा, q, और e की पावर q का मतलब क्या होता है, e होता है। और ये हमें उसमें दिया हुआ था। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ m की वैल्यू कितनी है, e है, तो हम क्या लिख पाएंगे, m n का गुणज। m जो है n का गुणज। तो एक तरीके से जो प्रतिबंध की पर्याप्तता होती है वो एक तरीके से विलोम होता है। ये देखिए, ये एक तरह से विलोम की कंडीशन बनी है। वहां पर हमने ये माना था कि माना a टू दी पावर m इजिकल टू e, और प्रूफ क्या किया था, m इजिकल टू एन क्यू। तो यहाँ बिल्कुल विलोम है। जो वहां प्रूफ किया था वो यहाँ पर लिख दिया है, और जो दिया था उसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये प्रमेय कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने प्रतिबंध की आवश्यकता भी पढ़ ली है, प्रतिबंध की पर्याप्तता भी पढ़ ली है, और अवयव की कोटि के बारे में भी हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ और थ्योरमों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।